हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो ये है गवर्नेंस बाय विजन आईएएस की सीरीज है एक्सप्लेन्ड बाय मी प्रसन्ना वर्मा। इसका पार्ट 10 मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। देखिए गवर्नेंस की सीरीज आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और उस हिसाब से मैं इसको एकदम आराम से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है सब्सटैंटिव रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो अब देखते हैं कि सिविल सर्विसेज जो है वो कौन कौन से तरह के इम्पोर्टेंट फंक्शंस निभाती हैं। देखिए सबसे पहले देखिए बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कोई भी गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के। आप खुद भी सोचिए, चाहे आज की बात हो और चाहे बहुत पहले इतिहास की बात हो, उस समय भी राजा महाराजा कुछ भी थे, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तो कुछ चलते ही नहीं। तो बिना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के तो कोई सरकार चल ही नहीं सकती। सारे देश, चाहे उनका कोई भी तरह का गवर्नमेंट चलता हो, कोई भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, उनको कुछ ना कुछ तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जरूरत तो पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो भी वो पॉलिसी निकालते हैं उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसलिए यहाँ पे ये बेसिस ऑफ गवर्नमेंट होता है। दूसरा रोल ये है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विसेज ही ऐसी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी लॉज को, पॉलिसीज को सरकार की इम्प्लीमेंट करने में। और बाय कैरिंग आउट लॉज ये क्या करती है? ये लोगों का बिहेवियर भी रेगुलेट करती हैं सोसाइटी के अंदर। और जब पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती हैं, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती हैं, तो इन्होंने जो भी प्रॉमिस करा होता है गुड्स को, सर्विसेज को, वो सारी चीजें ये इंटेंडेड जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको प्रोवाइड करती हैं। और देखिए एक एफिशिएंट सिविल सर्विस यहाँ पे वेस्टेज नहीं होने देता, कि मतलब बर्बादी ना हो, क्योंकि वो देश की बर्बादी है तो अवॉइड करता है वेस्ट को। कोई एरर्स हैं, कोई गलतियां हैं तो उसको करेक्ट करता है। कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना आए तो इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस को लिमिट करता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि लोग इसमें साथ ना दें, या कोई इररिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं देखता वह जब भी ये लॉज या पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। तीसरी बात आती है पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखिए सिविल सर्वेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी को बनाने में। कैसे? अपनी एडवाइस देके। और ये एडवाइस वो किसको देते हैं? एडवाइस देते हैं मिनिस्टर्स को। उनको जो भी मिनिस्टर्स को इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है ये प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि सिविल सर्वेंट है, ये जनता से सीधा इंटरेक्ट करते हैं, तो इनके पास बहुत नॉलेज होती है कि आखिरकार देश में लोगों को क्या चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो पब्लिक ब्यूरोक्रेसी का है उसके अंदर ये होता है कि भाई पॉलिसीज को बनाना, प्लान्स को बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करना प्रोग्राम्स की, उसके बाद ले डाउन करना लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशन का। ठीक है, तो मतलब हर तरह से कैसे क्या होगा, इस हर एक तरह से कि मतलब जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं, इन सब के लिए काम करती है। उसके बाद प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूटी। देखो सिविल सर्विसेज ना ये कैरी ऑन करते हैं गवर्नेंस को व्हेन गवर्नमेंट चेंज ड्यू टू इलेक्शन होते हैं। देखिए गवर्नमेंट तो जो होती है वो 5 साल के लिए होती है, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो तो अपनी ताउम्र सारा काम कर रहे हैं। इसलिए जो सरकार चेंज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस टाइम पे भी गवर्नेंस को प्रॉपर मेंटेन करते हैं। और भी कई सारे काम हैं। राम से म्यूर ने कहा कि जब सरकार यहाँ पे आती है, नई सरकार आती है, पुरानी सरकार जाती है, तो मिनिस्टर्स भाई आते हैं जाते हैं, तो देश का एडमिनिस्ट्रेशन ना लेकिन चलता रहता है। तो ये आप कह लो कि सिविल सर्विसेज ऐसी है जो बैकबोन है एडमिनिस्ट्रेशन की, कि सरकार आए या जाए लेकिन काम चलता रहता है। उसके बाद इनका रोल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफी होता है। देखिए डेवलपिंग नेशंस ना, आपको मालूम है कि उनको बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना, इकोनॉमिक को डेवलप करना, और देखना भी कि भाई लोगों का भला हो, इसलिए अपने वेलफेयर गोल्स को भी साथ लेके चलना।
तो ये सारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल होते हैं। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत सारे काम होते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमिक प्लान को बनाता है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और सिर्फ प्लान को बनाना ज़रूरी नहीं, प्लान कितना भी अच्छा हो उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन को करना ताकि एक प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ मिल सके और एक सोशल चेंज आए, एक समाज में बदलाव आए। आपको मालूम है सिविल सर्विस सर्वेंट जो होते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत तरह से अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पहला कि टू डेवलप एग्रीकल्चर, सिविल सर्वेंट देखो जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप करने के लिए सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं कि जो भी समाज के रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया है ना, वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट हो गया, वेटलैंड हो गए, बेसलैंड हो गए, इन सब का प्रॉपर डेवलपमेंट करते हैं, प्रॉपर इसके लिए प्रॉपर इसको मैनेजमेंट करते हैं। अगर एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो ये तो ऑब्वियस है कि लैंड, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वेटलैंड, वेस्टलैंड डेवलपमेंट ये भी साथ में प्रॉपरली मैनेज हो। तो पहला काम तो यही करते हैं। दूसरा क्या करते हैं ये? दूसरा ये कि एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भाई क्या ज़रूरत पड़ती है? एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे एक अच्छी रोड, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, मार्केट सेंटर्स वगैरह वगैरह। तो ये अच्छा डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इन सारी कंट्रीज में सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं? सिविल सर्विसेज मैनेज करती है सरकार के द्वारा ओन करे गए बिजनेस, मतलब जो सरकारी बिजनेसेस हैं उनको मैनेज करती है सिविल सर्विस। इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज को करती है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को करती है। तो ये काफी भार इनके कंधों पे होता है। तीसरे नंबर पे कि राइट डेवलपमेंट गोल को सेटअप करना, मतलब एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देना, इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दें। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? इंडस्ट्री को दें, एजुकेशन को दें, हेल्थ को दें, कम्युनिकेशन को दें, तो सबको एक लाइन से प्रायोरिटी देना इनका उद्देश्य होता है। उसके बाद इनका ये भी है कि फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द नेशन, कि ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसे प्रोग्राम को प्रॉपर यहाँ पे फॉर्मुलाइज करना ताकि देश का डेवलपमेंट हो और नेशन और ज़्यादा मॉडर्नाइज हो। उसके बाद मोबिलाइजेशन करना, मतलब अगर नेचुरल या फिर आपको ह्यूमन या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो ये सब जहाँ चाहिए वहाँ पे देना, ताकि इन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और जो भी डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा किया जा सके। उसके बाद इनका नेक्स्ट रोल ये भी होता है कि यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत ज़रूरी है किसी भी काम करने के लिए, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना ताकि उनके अंदर भी जो रिक्वायर्ड, जो नेसेसरी मैनेजर स्किल्स की ज़रूरत है वो सब उनके अंदर आ सके ताकि डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ सके। उसके बाद एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना और जो कैपेसिटी है अभी एग्जिस्टिंग वाले की उसे भी डेवलप करना, ये इनका रोल है। उसके साथ कि लोगों को जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो सपोर्ट मिले, है ना, लोगों का सपोर्ट मिले, क्योंकि बिना पीपल के सपोर्ट के कुछ नहीं होता। तो लोग सपोर्ट करें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? कि ये ऐसा कुछ करते हैं कि भाई लोगों का एटीट्यूड इस तरह से हो, सोसाइटी यहाँ पे जो है वो कहे कि हाँ भाई हम यहाँ पे साथ देते हैं, और ये सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस का जब भी होते हैं सोसाइटी के अंदर तो लोग भी इसमें सपोर्ट करें, और तभी और अच्छा बदलाव आ सकता है। उसके बाद इनका काम क्या है कि क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट को यहाँ पे प्रमोट करना, उसके साथ ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना। तो ये हमने देखा कि रोल इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनहुड, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जैसे कि कम्युनल या एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, देखा नहीं है कई सारी कम्युनिटी में लड़ाई होती है, तो कास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो लड़ाई झगड़ा होने लगता है, कुछ रीजन्स, एक रीजन दूसरे रीजन से राइवलरी रखता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो देश है उसकी नेशनल यूनिटी को बहुत खतरा होता है।
तो इसलिए नेशनलहुड को डेवलप करने के लिए लोगों के बीच में किसी देश की सिविल सर्वेंट क्या करते हैं कि ये जितने भी सब नेशनल या सब कल्चरल डिफरेंसेस हैं, मतलब जो आपस में लोगों के एक लोकल लेवल पे जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उन डिफरेंसेस को ख़त्म करने की, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फैसिलिटेटिंग डेमोक्रेसी, ये क्या है? देखिए सिविल सर्वेंट्स ना, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेटिक आइडियाज को यहाँ पे मेंटेन करने में। कैसे? ये यहाँ पे पॉलिटिकल हेड, जैसे कि पॉलिटिकल हेड जैसे मिनिस्टर्स होते हैं ना, मिनिस्टर्स को काफ़ी मदद करते हैं एक अच्छी पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी मेकिंग फंक्शन में, और साथ में पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में भी। देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं ना, वो अभी नई हैं इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, तो इट इज़ ओनली स्टेबल एफिशिएंट सिविल सर्विस दैट कैन स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। और अगर सिविल सर्विस बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, अच्छी है, तो ही डेमोक्रेसी जो है ना वो बरकरार रह सकती है आगे वक्त में भी। उसके बाद कैलामिटीज एंड क्राइसिस, तो ये क्या चीज़ है? ये हमने कई दफ़ा सुना है कि कैलामिटीज जैसे नेचुरल होती है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, साइक्लोन आ गया, तो ये भी हमारे सिविल सर्विसेज की इंपॉर्टेंस को और बढ़ाती है। मानो कोई भी नेचुरल कैलामिटी आई, तो उस टाइम पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, यही फटाफट से काम करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को बचाना, ताकि लोगों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, लोगों की प्रॉपर्टी ना बर्बाद हो, जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनको लाइवलीहुड प्रदान करना। तो ये सारा काम सिविल सर्विसेज का ही होता है। तो आप सोचिए कि आप कितनी इंपॉर्टेंट तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में है एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। देखिए ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन है इनका, जो सिविल सर्विस प्रोवाइड करती है। सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं ना कि मानो कोई सिटीजन्स के बीच में या फिर स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स विद सिविल सर्वेंट्स को यहाँ पे जज बनाया जाता है, और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को डिस्टैब्लिश करा जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स एपलेटेड ट्रिब्यूनल। उसके साथ कुछ फंक्शंस और भी सिविल सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि मिनिस्टर्स को असिस्ट करना कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो पार्लियामेंट को लेके हैं उसे पूरी करें, उसकी कमेटीज़ को लेके हैं उसे पूरी करें। दूसरा कि फाइनेंशियल ऑपरेशंस जो भी हैं स्टेट के, उनको हैंडल करें। तीसरा कि जो रिफॉर्मिंग है, या आप कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन में और अच्छे रिफॉर्म्स लाना, उसको और इम्प्रूव करना। कैसे? थ्रू O&M। O&M क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स के माध्यम से। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो है ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के बारे में। देखिए ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी एक एग्जीक्यूटिव फॉर्म है गवर्नमेंट का, कि सरकार इसके थ्रू चीज़ों को एग्जीक्यूट करा रही है, आगे इम्प्लीमेंट करा रही है। और डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसा तरीका है जहाँ पे सरकार को लोग इलेक्ट करते हैं, जैसे हम और आप वोट देके इलेक्ट करते हैं ना, तो हम और आप के तरीके और लोग भी यहाँ पे जो सरकार को वोट देके इलेक्ट करते हैं। जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो सरकार एक बार इलेक्ट होकर आ गई, वो कुछ कॉम्पिटेंट स्टेट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करती है, मतलब एम्प्लॉय करती है, और वो लोग स्टेट के जो मैटर हैं उसे रन करते हैं, प्रॉपर चलाते हैं। इन्हें सेलेक्ट करा जाता है सरकार के द्वारा थ्रू मेरिट बेस्ड प्रोसेस। तो आई होप आपको ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस तो मैंने समझा दिया। लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत कैसे हुई सिंस इंडिपेंडेंस, यहाँ पे हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस, कैसे बढ़ता गया आगे। देखिए सबसे पहला तो नेशन बिल्डिंग। इंडिपेंडेंस के बाद ब्यूरोक्रेसी जो है उसे यहाँ पे सेट आउट किया गया था कि आप यहाँ पे जो एजेंडा है उनके पॉलिटिकल मास्टर्स का, जैसे पॉलिटिशियंस का, उसे आप प्रॉपर तरीके से क्या करोगे, उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करोगे, आप आगे उसे लेके जाओगे। इसमें यह था कि कमिटमेंट थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, सेकुलरिज्म की और नॉन अलाइनमेंट की, कि हम किसी और के साथ नहीं रहेंगे या किसी के अंडर नहीं करेंगे, हमारा देश सबसे पहले है, समाज के लोग सबसे ज़्यादा हैं और सारे धर्म एक बराबर हैं। दूसरी बात कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो 1967 के बाद जो 1967 के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद सिविल सर्विसेज को काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। इसमें बैकवर्ड क्लासेस से भी अब लोग आने लगे, और बाद में ये रिप्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद
एक्सपर्ट्स ने आर्ग्यू करा कि अब ये डेमोक्रेटाइजेशन करेंगे ब्यूरोक्रेसी का। तीसरा, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। देखिए ये आइडिया ना ये 1970s में निकल के आया था और 1980s में निकल के आया था। आइडिया जो था वो सबसे ज्यादा फंडामेंटली इंटेल्ड था, मतलब कि जो ब्यूरोक्रेट है वो यहाँ पे 100% अपने काम को लेके एकदम सीरियस होना चाहिए। मतलब समझो 100% कमिटेड हो पॉलिसीज से और प्रोग्राम जो भी पॉलिटिकल पावर ने बनाए हैं उसको लेके, और बढ़ाएं चीजें तो ये सारी कमिटमेंट जो कि एक इंडिविजुअल पॉलिटिशियन की होती है उन सब पे जा रहा था, है ना। जो एक इंडिविजुअल पॉलिटिशियन जिसके पास पावर है उसके सारी कमिटमेंट्स को लेके जा रहा था। मतलब एक ब्यूरोक्रेट जो है वो गाइड नहीं था बाय एनी अदर कंसिडरेशन की, और नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिशियन है उसी के हाथ में ये चल रहे थे। उसके बाद लाइसेंस परमिट राज। देखिए सोशलिस्ट मॉडल था सरकार का, मतलब सरकार के हाथ में सब कुछ होगा, क्योंकि भाई देखा हमने कि प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से हमें बड़ा लॉस हो गया था उस समय, तो सब कुछ सरकार के हाथ में था। तो जरूरत क्या थी कि हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत थी। अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरुआत करनी है, चाहे वो छोटा बिजनेस क्यों ना हो और चाहे वो बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, और जो ये पूरी पूरी पावर थी कि कौन किसको कैसे मिलेगा लाइसेंस, ये पूरे डिस्क्रिशनरी पावर, ये मर्जी, ये डिसीजन ब्यूरोक्रेसी के हाथ में था, जो लाइसेंस दे सकती थी किसी के फेवर में भी या फिर नहीं भी। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है ग्लोबलाइजेशन। देखिए इसमें क्या हुआ कि जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है अब इसमें यहाँ थोड़े बदलाव आए। जैसे चीजें लिबरल हुई इकोनॉमी के अंदर, इसका मतलब कि अब नेशन की इकोनॉमी जो थी, नेशनल इकोनॉमी जो थी वो आजाद थी सरकार के कंट्रोल से, और लेटिंग इट रन एज पर द मार्केट फोर्सेस। और अब यहाँ पे क्या होने लगा कि मार्केट फोर्सेस से चीजें चलने लग गई, तो ये थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को पीछे ले गया। अब हम बात करते हैं कुछ इश्यूज की। देखिए मिनिस्टर्स ऑफ और या ब्यूरोक्रेट्स, क्या सीन है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि अगर आप लेजिस्लेटर्स को अपॉइंट करते हो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, लॉ मेकिंग जो पर्सन है उनको एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे करते हो, तो क्या होगा, ये एक फॉल्टी प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है। कैसे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को देखना चाहिए कि वो किस तरह से किसी सोसाइटी के, मतलब सोशल इश्यूज को या किसी लॉस को कैसे रिजॉल्व करते हैं, है ना। इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनने की जरूरत नहीं है। तो उनको क्या एक्सपेक्ट करना है, टू एक्सपेक्ट देम टू डिलीवर क्वालिटी सर्विसेज इन द एज ऑफ स्पेशलाइजेशन इन टेक्नोलॉजी इज एब्सर्ड। जब करियर पॉलिटिशियन जो है इनको यहाँ पे चार्ज दिया जाता है करियर एडमिनिस्ट्रेटर का, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये पूरा पर्पस बेकार कर देता है। दूसरी बात आती है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसका मतलब क्या है, इससे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनका मेन पर्पस जो है ना कि एक बिल्कुल किसी के साइड ना होके नॉन पार्टीशन मैनर में चीजों को प्रोवाइड करना, एक अच्छे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन देना, ये खराब होता है। जैसे जैसे सरकार बदलती है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है इनको ट्रेनिंग दी जाती है, या उनको टीच हैव टू ट्रेन एंड टीच मिनिस्टर्स, ये ट्रेन करते हैं, टीच करते हैं मिनिस्टर्स को कि किस तरीके से हम अपने डिपार्टमेंट के क्या एस्पेक्ट हैं, क्या टेक्निकलिटीज हैं, किस तरह से काम होगा। साथ में जो अथॉरिटी दी जाती है पॉलिटिशियन को, ये भी बिगेट करती है पैट्रोनेज, नॉट परफॉर्मेंस। तो इसलिए एंड विद नो अदर ओवरसाइट एंड सिक्योरिटी दे बिकम कोहर्ट्स इन करप्शन, इसलिए ये क्या होते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तीसरी बात करते हैं पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेस नेक्सस। सीन क्या होता है, देखिए सब आपस में ना तालमेल बना लेते हैं। मतलब कि लाइसेंस कोटे के चक्कर में, लाइसेंस राज के चक्कर में पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, और इनके पास तो पूरी पूरी पावर होती है, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके देश के। तो इससे क्या होता है ना कि एक तालमेल बन जाता है, हाथ मिला लेते हैं ये पास वाले बिजनेसमैन से, और इससे क्या होता है कि देश का विकास छोड़ो, देश पीछे जाने लगता है और इनका फायदा होने लगता है। फिर आई बात एटीट्यूड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। देखिए सब्सिक्वेंट to the structural adjustment of the economy consequent to liberalization के बाद यहाँ पे कुछ बदलाव आया है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। स्टार्टिंग में ये बहुत ही ओपनली हॉस्टाइल थे टू दीज रिफॉर्म्स, इनको पसंद नहीं था इस बदलाव को, ये रुकावट लाते थे डेवलपमेंट में और मतलब चीज़ों को लाने की बजाय। हालांकि ये ट्रेंड जो है वो वक्त के साथ साथ बदला, क्योंकि अब लिबरलाइजेशन वगैरह आया। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर।